हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्वथनांक में उन्नयन के लिए वाष्प दाब और ताप के बीच 3 प्रकार के द्रव के लिए ग्राफ बनाया था। विलायक के लिए, विलयन फर्स्ट के लिए और विलयन सेकंड के लिए। यहाँ पे हम विलयन सेकंड की सांद्रता विलयन फर्स्ट की तुलना में अधिक रख रहे हैं, इसलिए विलयन सेकंड का जो आरेख है वो विलयन फर्स्ट से नीचे प्राप्त होगा। और हमने दोनों विलयनों के लिए क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा TB1 और डेल्टा TB2 भी ज्ञात किया था। अब आगे हम क्वथनांक में उन्नयन के लिए भी समीकरण ज्ञात करेंगे। इस फिगर में हम 2 समरूप त्रिभुज देख सकते हैं। एक त्रिभुज होगा त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD। तो ये हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा कर्व है, बिल्कुल सीधी लाइन नहीं है, लेकिन इसको लगभग अगर हम सीधी लाइन मान लें तो उस हिसाब से ये ABD एक त्रिभुज हो जाएगा और ये दूसरा है त्रिभुज ACE। तो ये दोनों त्रिभुज ही हम देख रहे हैं कि समरूप त्रिभुज होंगे, क्योंकि इनके सारे जो कोण होंगे सभी कोण यहाँ पे बराबर होंगे। तो चूँकि दोनों ही त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए जो इनके आधार का अनुपात होगा वो बराबर हो जाएगा इनके लंब के अनुपात के। तो मान लेते हैं कि इनका आधार अगर ये है तो इस पहले त्रिभुज का आधार AB हो जाएगा और दूसरे का AC हो जाएगा। तो हम आधार का अनुपात लेंगे तो यानी AB बटे में AC और बराबर हो जाएगा इनके लंब के अनुपात के। मान लीजिए लंब है तो ये पहले छोटे त्रिभुज का लंब हो जाएगा AD और बड़े वाले का हो जाएगा AE। तो इस तरह से इनके लंब का अनुपात हो जाएगा AD बटे में AE। तो यहाँ पे हमें AB और AC इन दोनों का मान तो ज्ञात है, लेकिन AD और AE का मान ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए हम AD और AE को यहाँ फिगर में देखते हैं। AD जो है ये बराबर हो जाएगा P0 माइनस P1 के, और P0 माइनस P1 को हम मान लेते हैं डेल्टा P1। और वैसे ही अगर हम यहाँ पे AE को देखते हैं तो AE हम यहाँ पे अगर देखें तो ये बराबर हो जाएगा P0 माइनस P2 के, और इसको हम मान लेते हैं डेल्टा P1 है। तो हम यहाँ पे AB, AC और AD और AE सबकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करने पे हम देख सकते हैं कि ये हो जाएगा डेल्टा TB1 अपॉन डेल्टा TB2 बराबर डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है वो वाष्प दाब में होने वाली कमी के अनुक्रमानुपाती होगा, क्योंकि इनका अनुपात जो है बराबर आ रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा TB अनुक्रमानुपाती हो जाएगा डेल्टा P के। तो ये हमारा एक समीकरण हो जाएगा जिसका हमें आगे यूज़ करना है। आगे हमें एक और समीकरण बनाना है जिसके लिए हमें राउल्ट के नियम की आवश्यकता होगी। तो राउल्ट के नियम से हम लिख सकते हैं कि वाष्प दाब में होने वाली जो कमी होती है, यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है जिसको हम P0 माइनस PS अपॉन P0 से प्रदर्शित करते हैं, बराबर होता है विलेय के मोल प्रभाज के। तो विलेय का मोल प्रभाज का फॉर्मूला हम लिखते हैं स्मॉल n अपॉन n प्लस कैपिटल N, जहाँ पे n स्मॉल n जो है विलेय के मोलों की संख्या है और कैपिटल N जो है विलायक के मोलों की संख्या है। तो हमने देखा था कि विलेय के मोलों की संख्या की तुलना में विलायक के मोलों की संख्या का मान बहुत अधिक होता है, इसलिए यहाँ पे हम n प्लस कैपिटल N की जगह हम चाहें तो लगभग n को भी मान सकते हैं, इसलिए हम n प्लस n की जगह पे यहाँ पे केवल n ले लेंगे। तो इसको हम बराबर कर देंगे n अपॉन कैपिटल N के। अब इन दोनों की वैल्यू हम रखते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे P0 माइनस PS अपॉन P0 जो है ये इक्वल हो जाएगा, ये n मोलों की संख्या है और मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान या भार बटे में अणु भार। तो अणु भार को हम m से दिखाएंगे, और चूंकि ये विलेय के मोलों की संख्या है इसलिए यहाँ पे विलेय का अणु भार होगा, और जिसको हम दिखा देंगे m विलेय से। वैसे ही नीचे हम विलायक के लिए लिखेंगे। मान लीजिए विलायक के अणु भार को हम कैपिटल W से और उसके अणु भार को, उसके द्रव्यमान को कैपिटल W से और उसके अणु भार को कैपिटल M से दिखा रहे हैं, और साथ में हम यहाँ पे विलायक लिख देंगे। तो ये विलायक का अणु भार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सबसे नीचे होगा वो सबसे ऊपर चला जाएगा और दोनों बीच वाले एक साथ हो जाएंगे। तो हमें कुछ इस तरीके से समीकरण प्राप्त हो जाएगा।
अब उसके बाद हम यहाँ पे जो P0 माइनस PS लिखे हुए हैं, ये विलायक का वाष्प दाब है और ये विलयन का है। तो अगर विलायक में से विलयन को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा वाष्प दाब में होने वाली कमी, जिसको हम डेल्टा P से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम डेल्टा P से दिखा सकते हैं और इस P0 को हम इस साइड भेजेंगे। तो अगर ये भाग में है तो उस साइड जाके ये गुणे में हो जाएगा और ये नॉट ऊपर रहे, नॉट का साइन ऊपर लगाइएगा। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ पे जो विलायक का अणु भार है उसको हम अलग कर लेते हैं। इसको हम आगे लिख लेंगे M विलायक, और इसके अलावा जितने टर्म बचे हुए हैं सबको एक साथ ही यहाँ पे हम लिख देंगे, यानी स्मॉल w अपॉन में कैपिटल W इंटू विलेय का अणु भार। तो हम जानते हैं कि अगर हम ताप को नियत रखते हैं तो जो विलायक का वाष्प दाब है और जो विलायक का अणु भार है दोनों ही यहाँ पे नियत रहेगा, इसका मान परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वाष्प दाब में होने वाली कमी यानी डेल्टा P जो होगा, इस कांस्टेंट टर्म को हटाएंगे और उसकी जगह बराबर साइन की जगह अनुक्रमानुपाती लगा देंगे। तो ये अनुक्रमानुपाती हो जाएगा इस टर्म के। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो चूँकि हम मोललता पढ़ चुके हैं कि मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान, और विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का अणु भार और बटे में हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो विलायक का द्रव्यमान है ये ऊपर आ जाएगा और ये जो टर्म है ये इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा, यानी W अपान में हो जाएगा कैपिटल W इंटू M विलेय। तो यानी हम देख रहे हैं कि ये जो है ये मोललता को दिखा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि डेल्टा P अनुक्रमानुपाती मोललता या स्मॉल m। तो इस तरह से हमें दूसरा समीकरण मिल जाएगा कि डेल्टा P समानुपाती m। तो यहाँ पे हमने दो समीकरण बनाए हैं, एक ये है और दूसरा हमारे पास ये समीकरण है। तो अगर यहाँ पे हम इन दोनों समीकरणों को देखें तो हम देख रहे हैं कि पहला जो है दूसरे के समानुपाती है और दूसरा तीसरे के समानुपाती है। तो हम लिख सकते हैं कि पहला तीसरे के समानुपाती होगा, यानी डेल्टा T यानी क्वथनांक में होने वाली वृद्धि या उन्नयन अनुक्रमानुपाती हो जाएगी मोललता के। तो यहाँ पे अनुक्रमानुपाती साइन को हम हटाएंगे और उसकी जगह इक्वल साइन लगाएंगे और साथ में यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा जिसको हम KB से प्रदर्शित करेंगे और ये हो जाएगा इंटू MK। तो यहाँ पे जो स्थिरांक है KB, इसको हम कहते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो इस स्थिरांक को हम परिभाषित भी कर सकते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कि यदि m का मान 1 है तो अगर m का मान समीकरण में हम 1 रखेंगे यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं कि डेल्टा T भी जो है बराबर हो जाएगा KB के। तो यहाँ से हम मोलर उन्नयन स्थिरांक KB की परिभाषा दे सकते हैं कि KB यानी मोलर उन्नयन स्थिरांक जो है बराबर होगा क्वथनांक में उन्नयन के यानी डेल्टा TB के, जब विलयन की मोललता 1 होगी। तो परिभाषा को हम लिख सकते हैं कि मोलर उन्नयन स्थिरांक उस स्थिति में क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है जबकि विलयन की मोललता 1 हो। अब अगला टॉपिक है विलेय के अणु भार की गणना। तो हम जितने भी अणुसंख्य गुणधर्म इस चैप्टर में पढ़ेंगे सभी के लिए जो हमें समीकरण मिलेंगे उस समीकरण से हम विलेय के अणु भार की भी गणना करेंगे। यहाँ पे हम अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन, जिससे हमें समीकरण प्राप्त हुआ है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। अब इस समीकरण की सहायता से हम एक सूत्र बनाएंगे जो सूत्र विलेय के अणु भार की गणना कर सके। यहाँ पे हमें सूत्र में मोललता का मान रखना होगा। तो मोललता की सूत्र को हम जानते हैं कि मोललता इज इक्वल टू होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान kg में। तो चूँकि मोलों की संख्या का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे में अणु भार। तो यहाँ पे विलेय का हम यहाँ द्रव्यमान लेंगे, मान लेते हैं स्मॉल w है, और विलेय का अणु भार मान लेते हैं कि ये m डैश है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ऊपर के मोलों की संख्या का, और नीचे हमें विलायक का द्रव्यमान लेना है। मान लेते हैं ये कैपिटल W है और यहाँ पे स्मॉल w का मान हमें ग्राम में दिया हुआ है और कैपिटल W का भी मान अगर मान लीजिए ग्राम में दिया हुआ है तो हमको इसे यहाँ पे kg में चेंज करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं केजी में चेंज करने के लिए इसको हम 1000 से भाग दे सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मोललता के लिए, और इस मान को मोललता के इस मान को हम यहाँ पे इस समीकरण में रख देंगे। अब इस सूत्र को हम सही रूप में लाएंगे, तो इसके लिए हम देख रहे हैं जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाएगा और ये बीच वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से सूत्र प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू यहाँ पे ऊपर जाएगा 1000 इंटू स्मॉल डब्लू और नीचे आ जाएगा कैपिटल डब्लू इंटू एम डैश। तो यहाँ पे जो एम डैश है ये विलय का अणुभार है, और यहाँ पे हमें विलय के अणुभार के लिए सूत्र बनाना है। तो यहाँ पे जो एम डैश है विलय का अणुभार, इसको हम इस साइड ले जाएंगे। तो चूँकि यहाँ पे ये भाग में है तो उस साइड जाएगा तो ये गुणे में आ जाएगा इसके साथ, लेकिन इसको हम फिर इस साइड लेते आएंगे तो ये गुणे से यहाँ पे भाग में आ जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा 1000 गुणे के बी गुणे डब्लू और बटे में हो जाएगा यहाँ पे जो यहाँ पे डेल्टा टी बी है वो आएगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी बी और इंटू कैपिटल डब्लू। तो यहाँ पे हमें एक सूत्र प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पे मोलल उन्नयन स्थिरांक और सभी मान ज्ञात होंगे तो इस सूत्र की सहायता से हम विलय के अणुभार की गणना कर सकते हैं। तो अभी तक हमने दो अणुसंख्य गुणधर्म वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम अगली वीडियो में तीसरे अणुसंख्य गुणधर्म हिमांक में अवनमन के बारे में पढ़ेंगे।